मिठाई का प्रोग्राम रखा है, तो मोहल्ले वाली औरतें आएंगी और गांव जवार में भी जो औरतें हैं ना वो भी सब तुम्हें देखने आएंगी। तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना, खाना बन जाएगा, मैं सबको बोल दूंगी, मालती को बोल दूंगी, वो बढ़िया सा खाना बना देगी। बस जब भी कोई पूछे ना कि ये खाना किसने बनाया है तो कह देना कि तुमने ही बनाया है, ठीक है बहू? जी भाभी, जरूर तैयार हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। जब से मैं आई हूँ तब से आप भाभी भाभी के ही बोल जा रहे हैं, और आपकी भाभी मुझ पर हुक्म पे हुक्म बजाए जा रही हैं। देखिए, अगर वो इस घर की बहू है तो मैं भी इस घर की बहू हूँ, फिर वो जेठानी होने के नाते मुझ पर हुक्म चलाने वाली कोई नहीं होती। मेरी सास अभी जिंदा नहीं है तो मेरी सास बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? क्यों मुझ पर इतना हुक्म चला रही हैं? ऑर्डर तो मैंने घर में अपने माँ बाप के नहीं माने, तो उन्हें क्या लगता है, क्या उनके ऑर्डर फॉलो करना मेरे लिए इतना ज़रूरी है? मैं जानता हूँ कि तुमने घर में मम्मी पापा के ऑर्डर भी नहीं फॉलो किए हैं, पर मैंने तो हमेशा भाभी की बात मानी है ना, और इस घर को हमेशा सिर्फ भाभी ने ही संभाला है। तो इसलिए प्लीज यार, कोई ऐसे नाटक नौटंकी मत करो। तुम तो जानती हो ना भाभी कितनी अच्छी है। देखो ना, खाना भी वो खुद बना रही हैं और कह रही हैं कि तुम सबसे बोल देना कि तुमने बनाया है। भाभी नहीं चाहती कि तुम्हारी जरा से भी इंसल्ट हो। उन्हें पता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। देखो ना मेरी भाभी कितनी अच्छी है, तो मैं उनके गुणगान न करूँ तो और क्या करूँ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी भाभी बहुत अच्छी हैं, आपके भैया बहुत अच्छे हैं। बाहर से तो बस मैं आई हूँ ना, मैं ही नहीं अच्छी हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो? बाहर से आई हो पर अब तो इसी घर की हो ना। आज नहीं तो कल तो तुम भी अच्छी हो जाओगी। चलो अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देर हो रही है। तुम जानती हो, जब कोई ऑफिस में लेट हो जाता है ना, भैया उसको बहुत डांटते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मुझे भी भैया की डांट खानी पड़े। इसलिए मैं निकलता हूँ। ओके बाय, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। जब देखो तब अपने ही परिवार की तारीफ करते रहते हैं, भैया ऐसे, भाभी वैसी, पिंटू तो मेरा बेटा है। इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें तो अपने परिवार बसाने की कोई चाहत ही नहीं थी। खैर जो भी हो, एक ना एक दिन तो इन्हें ये एहसास हो ही जाएगा कि मैं इनकी पत्नी हूँ और मैं ही इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। और ये भाभी नाम की माला जो जपते रहते हैं ना, इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करा दूंगी। हाँ जी बिल्कुल, वो साड़ी मेरे ही घर पर डिलीवर करनी थी। क्या वो साड़ी कैंसिल करा दी है ललिता देवी ने? वो तो मेरी जिठानी है। नहीं, साड़ी तो मुझे चाहिए थी। तो आप मेरे बिना परमिशन के कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? एक मिनट सुनिए तो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, सुधा, तुमने सूरज साड़ी वाले के यहाँ कोई साड़ी पसंद की थी क्या? वो फोटो आई थी मेरे पास, वो उसने कॉल किया था घर पर डिलीवर करने के लिए। पर देखो सुधा, वो साड़ी वाला ना ठीक नहीं है। उसकी दुकान से बहुत सारी डिफेक्टिव साड़ियाँ निकलती हैं, मेरी कई सहेलियों को मिली हैं, इसीलिए मैंने वो साड़ी कैंसिल कर दी। मैं पिछले हफ्ते ना गुजरात जाएंगी तुम्हारे भैया, तो वहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करवा दूंगी मैं तुम्हें, अच्छी अच्छी साड़ियों की और अच्छे अच्छे कपड़े में। तुम पसंद कर लेना, जितनी तुम्हें चाहिए होंगी उतनी। ये क्या हुआ जेठानी जी, ये क्या बात हुई? क्या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है? मैंने वो साड़ी इतने मुश्किल से पसंद की थी अपनी सहेलियों के साथ, और जब जब मुझे वो साड़ी चाहिए थी, मैंने उसे अपना एड्रेस दिया था, कॉल करने के लिए नंबर दिया था, तो आपने वो साड़ी कैंसिल करा दी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती? अगर मुझे वो साड़ी पसंद थी तो वो साड़ी मेरे घर पर आनी नहीं चाहिए थी। आपने ऐसा क्यों किया? जेठानी जी, इतना भी जेठानी पना दिखाना ना अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरी सास बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? जो चीज मुझे पसंद आई थी मैंने खरीदी थी। मेरे भी पति कमाते हैं, क्या मेरा इतना सा भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने मन की कोई शॉपिंग कर सकूं, कोई खरीदारी कर सकूं? जो मैं खरीदूंगी उसे आप कैंसिल करवा देंगी? भले ही मेरे पति अभी के बिजनेस में पार्टनर हो, पार्टनर तो है ना, तो उन्हें क्या उस बिजनेस पर उनका कोई अधिकार नहीं है? सब कुछ बनाया तो हमारे सास ससुर नहीं होगा ना? अरे, तो ये क्या बोल रही है सुधा? मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था सुधा, मैं सच कह रही हूँ। उस दुकान वाले के यहाँ की साड़ियाँ ना फटी फटी निकलती हैं, कटी निकलती हैं। वो उन पर स्टिकर लगा कर ना नए और अच्छे दामों में बेच देता है लोगों को। मैं अच्छे से जानती हूँ उसको। तू इस शहर में नई नहीं आई है, इसलिए तुझे पता नहीं है यहाँ के बारे में, इसीलिए मैंने वो साड़ी कैंसिल करा दी। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर तुझे वो साड़ी चाहिए तो मैं भी उसे फ़ोन करके बोल देती हूँ कि वो साड़ी तुझे डिलीवर कर दे। और मुझे माफ़ करना सुधा, आइंदा से मैं तेरे मैटर में कभी कुछ नहीं बोलूँगी। तू चाहे जो खरीदारी करे, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था कि तुझे बुरा लगे, तुझे ये लगे कि मैं तुझ पर पैसे नहीं खर्च करना चाहती। इस घर में जो कुछ भी है सबका है, हम सब परिवार है सुधा। बढ़िया ही परिवार वाली, अच्छे से जानती हूँ इनका परिवार।
कैसा परिवार है इनका। हाँ, दूसरे को दबाकर अपना पद ऊंचा करेंगी, बड़ी आई हैं। हाँ, नहीं तो इस घर की पूरी मालकिन बनी बैठी हैं, मेरी सास बनने की कोशिश कर रही हैं। मेरी सास नहीं है तो मैं अपना इस घर में राज करूंगी ही। तुम भी इस घर की बहू हो और मैं भी। तुम मेरे अधिकार मुझसे छीन नहीं सकती जेठानी जी। शिवम, देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। लग रही हूँ ना बिल्कुल ऑसम। दिला दी ना तुम्हें अपने बीते दिनों की याद। लग रहा है ना बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की। है ना। तुम मुझे ऐसे ही तो देखकर मिले थे मुझसे, तुम्हें मैं कितनी पसंद आई थी। आज तुम्हें खुशी हुई मुझे ये मॉडर्न लुक में देखकर। हाँ यार, जब से हमारी शादी हुई ना, वो 5 मीटर की साड़ी लपेटते लपेटते ना तंग आ गई थी मैं। आज अपने मन के कपड़े पहने हैं, देखो कितनी सुंदर लग रहे हैं, है ना। अरे तुम्हारा तो मुंह खुला का खुला रह गया, मुंह बंद कर लो। मैं जानती हूँ कि इन कपड़ों में मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा होगा ना ऑफिस जाने का, मन कर रहा होगा मेरे साथ कहीं घूमने फिरने चलो, थोड़ा वक्त बिताओ, है ना। मैं भी बस यही चाहती थी कि तुम्हें पुराने दिन याद आ जाए। चुप, अरे पागल हो गई हो क्या? अभी इस घर में बड़े भैया रहते हैं, बड़ी भाभी रहती हैं, और अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, पूरा ठीक से महीना भी नहीं बीता है। रोज नए नए नाते रिश्तेदारों का आना लगा रहता है इस घर में, और तुम ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हो। अरे किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, नाक कटा दोगी तुम तो हमारी। बस करो, जब से हमारी शादी हुई तब से बड़े भैया बड़ी भाभी, बड़े भैया बड़ी भाभी, पिंटू, नाते रिश्तेदार, ये अलाना फलाना सुनते सुनते तंग आ गई हूँ मैं। मैंने शादी तुमसे की है या तुम्हारे घर वालों से? हाँ, मेरी हर छोटी बड़ी खुशियों में तुम्हारे घर वाले क्यों शामिल हो जाते हैं? मैं तो नहीं चाहती थी ऐसा। देखो, तुम अगर मेरे साथ सही से रह सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे ले चलकर कहीं अलग रहो। मैं ऐसे तो नहीं रह सकती घुट घुट कर। 5 मीटर की साड़ी लपेटकर घूंघट करके पूरी जिंदगी नहीं निकालने वाली मैं पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। मुझे जो कपड़े अच्छे लगेंगे मैं वही पहनूंगी, समझे तुम। सुधा, धीरे बोलो, भैया अभी घर में ही है। रुक जाइए देवर जी, ये क्या सलीका हुआ अपनी बीवी से बात करने का? हमने आपको ये तरीका तो नहीं सिखाया है कि आप अपनी बीवी पर इस तरह से चीखें और चिल्लाएं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपको अच्छे ही संस्कार दिए हैं ना। पत्नी बराबर की हकदार होती है। और फिर ये तो सुधा का अपना ही घर है, वो जैसे चाहे कपड़े पहन सकती है। ये आपके बड़े भैया ने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको समझा दूं, आइंदा से आप बहू के ऊपर चिल्लाएंगे नहीं। उसे जो ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है, वो वैसे इस घर में रह सकती है। ये घर जितना हमारा है उतना ही सुधा बहू का भी है। सुधा बहू, ये घर तुम्हारा भी है, तुम जैसे चाहो वैसे इस घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोके टोकेगा। और देवर जी, आप आइंदा से कभी भी सुधा बहू के ऊपर चिल्लाएंगे नहीं आप, वरना आपके भैया आपसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने मुझे आपसे कहने के लिए कहा है। और देखिए, देर हो रही है और टाइम भी बहुत हो गया है, आप ऑफिस के लिए निकलिए। और हाँ, वो आज आपकी लखनऊ में मीटिंग है ना, तो आज आप वहाँ चले जाएंगे ना, तो एक काम करिएगा, वहाँ से अपने भैया की दवाइयाँ लेते आइएगा। उनकी दवाई ख़त्म है, और आप तो जानते हैं ना उनकी अच्छी दवाई वहीं पर मिलती है जो उनके डॉक्टर ने लिखी है। तो आते समय ज़रा लेते हुए आइएगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी भाभी, माफ़ कर दीजिएगा, और भैया को भी मेरी ओर से सॉरी कह दीजिएगा। आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं ज़रूर भैया की दवाइयाँ ले आऊँगा भाभी। याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देख लिया ना सुधा तुमने, तुम्हारी वजह से भैया और भाभी दोनों मुझसे नाराज हो गए। देखो सुधा, मेरी भाभी और मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो चाहते हैं कि तुम इस घर में खुशी से रहो, खुशियों के साथ रहो। तो प्लीज़ सुधा, मेरे घर में क्लेश मत करवाओ। वैसे भी तुमसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है, लव मैरिज की है तुमसे, पर मेरे भैया भाभी ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। बल्कि जब उन्होंने जाना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने खुशी खुशी ये शादी करवाई। तो प्लीज़ सुधा, तुम भी खुशी खुशी इस घर को अपनाओ प्लीज़। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हाँ हाँ, आपके भैया भाभी आपके सामने अच्छे होने का दिखावा करते हैं, आपको तो ये बातें नजर नहीं आती, पर मैं अच्छे से देख रही हूँ। इस घर पर पूरा मालिकाना करने के लिए ना आपकी भाभी जानबूझकर आपकी नज़र में अच्छी बनती है, पर मैं सब समझती हूँ। हाँ, नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझाना ना फिजूल है सुधा। भगवान ने चाहा तो एक दिन तुम्हें खुद सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा, और जब सच्चाई तुम्हें पता चलेगी ना, तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ध्यान से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और शाम को ना जल्दी घर वापस आ जाइएगा। जेठ जी, जरा मेरी बात सुनिएगा। आज आप अपना शहर की ओर जाएंगे ना, जहाँ आपका ऑफिस है, वहीं पर तो आपका काम धंधा होगा। तो वहाँ पर ना पास में ही एक मॉल है, वहाँ पर बहुत अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और मुझे ना वहीं के ब्यूटी प्रोडक्ट्स सूट करते हैं। तो एक काम करिएगा, मैं आपको लिस्ट बनाकर दे रही हूँ, आपको व्हाट्सएप कर दे रही हूँ, वो मेरे सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वहाँ से लेते हुए आइएगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अरे कुछ नहीं, बहू सही तो कह रही है,
उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो घर वालों से नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी। मैं जा ही रहा हूँ, ऑफिस वहीं पर है, तो मैं मॉल से ले आ दूंगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन 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 कुछ नहीं, जैसे तुम इस घर की सदस्य हो ऐसे ही सुधा बहू भी इस घर की सदस्य है, इसलिए प्लीज कुछ भी मत कहो, वो ठीक कह रही है, मैं ले आ दूंगा। सुधा बहू, तुम मुझे लिस्ट एसएमएस कर देना, मैं तुम्हारा सारा सामान ले आ दूंगा, मैं खुद जाकर मॉल ले आ दूंगा, ठीक है? और भी कुछ चाहिए होगा ना तो वो भी ऐड कर देना, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सुधा बच्ची, बीते काल में जो हो गया सो हो गया, पर अब हमें खुशी है कि तुम्हारी शादी इतने अच्छे घर में हो गई। तुमने इतना अच्छा जमाई जी ढूंढा था। हम बहुत खुश हैं कि तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी में, भले ही हमारी ज़िंदगी खुश हो ना हो। तुम्हारे भैया को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल में 15 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, और हो सके तो सुधा बच्ची दे दो 15 लाख, तुम्हारे भैया की जान बच जाएगी। भगवान की कृपा से तुम इतने बड़े घर में ब्याही हो, एक बार ठीक होकर घर आ जाएंगे तो वो भी तुम्हें बढ़िया आशीर्वाद दे देंगे। अभी तो उन्होंने मुझे मना किया था कि ना खुद जाकर कहना सुधा से, ना ही सुधा को यहाँ आने देना, कसम तक दी थी, पर अगर वही ना रहे तो फिर उनकी कसम किस काम की रह जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। सुधा बच्ची, हो सके तो अपने भैया की मदद कर दो, 15 लाख रुपए दे दो और 5 लाख रुपए वो दवाई पानी में खर्चा हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 20 लाख रुपए दे दो। तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है, तुम्हारे लिए 15-20 लाख क्या ही मायने रखते होंगे। भाभी, ये सब कैसे हो गया भाभी? आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं भैया की जरूर मदद करूंगी। 20 क्या, पूरे पूरे 25 लाख दे दूंगी आपको। भैया का अच्छे से इलाज कराओ आप। भैया ने आपको कसम दी है ना कि मुझे कुछ ना कहना, तो मैं वहाँ नहीं आऊंगी। बस आप फोन से उनका हालचाल मुझे बताती रहना। अरे पूजा, तुम आई हुई हो घर पर? खुशी हुई कि तुमने अपनी ननद को माफ कर दिया भागने के लिए और उसकी शादी को स्वीकार कर लिया। मैं बेहद खुश हूँ। पर क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? भाभी, वो सब छोड़िए। जेठानी जी, क्या है ना कि मेरे भैया की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्हें ना जल्द से जल्द रुपए पैसों की ज़रूरत है जिससे उनका इलाज हो सके, और शायद कोई ऑपरेशन भी होना होगा। तो बस आप जल्दी से ना 25 लाख रुपए दे दो मुझे, मैं भाभी को दे दूँ, मेरे भैया का इलाज शुरू हो। क्या कहा? 25 लाख? वैसे हुआ क्या है तुम्हारे भैया को और कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है वो? मुझे जरा बताना तो। क्या है ना कि यहाँ के सारे हॉस्पिटल में मेरा परिचय है, तुम बस मुझे बताओ, मैं वहाँ पर फोन कर दूंगी और एक काम हो जाएगा तुम्हारा। और बिल्कुल भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ की टीम सब संभाल लेगी। बस तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर कौन से हॉस्पिटल में है इसके भैया और उन्हें हुआ क्या है। तुम एक बार मुझे बताओगी तो। मैं सब नहीं बता सकती, उन्होंने मुझे मना किया था कि ननद जी को ना बताना, न इनसे कोई मदद लेना। लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद कर देते तो अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं कर सकती ना तो कोई बात नहीं, मना कर दीजिए, पर मुझे इस तरह से जलील मत कीजिए। भाभी, मेरे पति का भी इस बिजनेस में हिस्सा है, मेरे पति भी कमाते हैं, तो आप ऐसा कैसे मना कर सकती हैं? भले ही आपके पास सारे रुपए पैसे रखे उठाए जाते हो, सारे रुपए पैसे की आप मालकिन बनी हो, पर उसमें हक हिस्सा तो मेरा भी होता है ना, मेरे पति का भी होता है ना। तो उस नाते क्या मुझे 25 लाख रुपए नहीं मिल सकते? मुझे अभी के अभी अर्जेंट चाहिए, मुझे मेरे हक हिस्से का पैसा दे दीजिए। पैसे की बात नहीं है सुधा, मैं कह रही हूँ ना, मेरा हर हॉस्पिटल में परिचय है, तुम्हारे भैया को कुछ पता भी नहीं चलेगा और उनका इलाज भी हो जाएगा। रुपए पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पता 25 लाख में भी उनका इलाज हो पाए या नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे बस हॉस्पिटल का एड्रेस दे दो और बता तो दो कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, मैं सब मैनेज कर लूँगी। बस बस जेठानी जी, बस बहुत हो गया। आप मेरे हक हिस्से पर कुंडली मारकर बैठी हैं तो उसके मतलब ये है कि आप मुझे मेरा हक हिस्सा ही नहीं खाने देंगी। अरे उस ऑफिस में, उस कंपनी में मेरे हस्बैंड भी मेहनत करते हैं, पर ऐसा लगता है कि हर चीज़ की मालकिन आप अकेली बनी रहना चाहती हैं। इसीलिए तो सारे रुपए पैसे का रख उठाव सब कुछ आपने अपनी ओर कर रखा हुआ है। मुझे आपसे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है। और आज जब मेरा परिवार मुसीबत में है तो आप पैसे देने से मना कर रही हैं। मैं सब समझती हूँ आपका अच्छे से, अपने घर वालों को तो बांध कर बंडल लुटाती होंगी और मेरे घर वालों के लिए आप जासूसी कर रही हैं। सुधा, रुपए पैसे भले ही ज़्यादा हो, पर अगर
बूंद बूंद भी सागर में से खाली किया जाएगा ना तो एक दिन सागर भी खत्म हो जाएगा। हमें पैसे संभाल कर रख उठा कर चलानी चाहिए और बेवजह फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। देखो सुधा, मैं बस यही कह रही हूँ कि जो तुमसे उधार मांगे तो कम से कम उसकी जांच पड़ताल तो करो, उसकी नीयत तो देखो। देखो ना कि तुम्हारे भैया नहीं आए हैं, तुम्हारी भाभी आई है मांगने, और वो भी बता नहीं रही है कि वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता सुधा कि एक बार तुम जाकर अपने भाई को दूर से ही सही देख तो लो? बताओ, तुम अपनी भाभी पर इतना भरोसा करती हो और तुम्हारी भाभी क्या तुम पर इतना भी भरोसा नहीं कर पा रही है कि वो एक बार उस हॉस्पिटल का एड्रेस बता दे कि जहाँ पर तुम्हारे भैया एडमिट है, और ये बता सके कि तुम्हारे भैया को आखिर हुआ क्या है? आहा, वाह वाह, बस हम लोगों की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। अरे गरीब जरूर है पर हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। हाँ, ये अलग की बात है कि हमारी घर की बेटी आपके घर में आकर भी आपके बराबर का दर्जा नहीं पा पाई, क्योंकि आप भाई हर चीज़ पर पहले से ही कुंडली मारकर बैठी हैं। तो मेरी ननद को कहाँ इस घर में जगह मिलने वाली? ननद रानी, मैं तुमसे एक बात कहूँगी, तुम्हारा पति ना निकम्मा और नालायक है, जिसने तुम्हें इस घर में अपना स्थान नहीं दिलाया। इस घर की मालकिन असली तो ये है जिसे जो चाहेंगी उसे वो देंगी और जिसका मन करेगा उसका अपमान करेंगी। भूल मेरी ही थी, तुम्हारे भैया तुम्हें कभी माफ़ नहीं करना चाहते थे, मैंने ही उनसे कह सुनकर तुम्हें माफ़ी दिलाई। सोचती थी कि वो ठीक हो जाएंगे तो तुम आकर घर में हम लोगों से मिल लोगी, पर अब मुझे लगता है कि मैंने यहाँ करके इतना गलती कर दी। मैं सड़क पर भीख मांग लूँगी पर कभी तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी और चलती हूँ, क्योंकि इस घर की असली मालकिन ना ये है, तुम नहीं। तुम्हारी हैसियत तो यहाँ किसी नौकरानी से भी बदतर है। भाभी, मेरी बात तो सुनो। भाभी, इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि जेठानी जी का है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ, वो तुरंत के तुरंत पैसों का इंतजाम कर देंगे। सुधा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, पर समझने की कोशिश करो किसकी क्या नीयत है, ये भी तुम्हें समझना होगा। इतने महीनों बाद, लगभग 6 महीने होने को आ रहा है, अचानक से तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भैया ने तुम्हें माफ़ कर दिया, और उस पर भी तुम्हारे भैया यहाँ नहीं आए, तुम्हारी भाभी यहाँ आई, और वो भी तुम्हें तुम्हारे भाई से कुछ बताने को मना कर रही है, और इतनी बड़ी रकम तुमसे लेकर जा रही है। क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा हो, इसलिए पैसे मांगने वाले की नीयत भी देखनी चाहिए। परिवार वालों के लिए तो मैं कहती हूँ अपनी जान भी दे दो, लेकिन कम से कम उनकी नीयत का तो पता होना चाहिए। रुपए पैसे से मेहनत से आते हैं, हमारे पति दिन रात ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी को इतनी मुश्किल से चलाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि हम इस तरह से फिजूल खर्ची करें और बेकार के लोगों को देकर पैसे का अपमान करें। सुधा, मैं अभी भी ये कह रही हूँ, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, बात को समझो। तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया के बारे में तुमसे कुछ नहीं बता रही थी, और इतनी बड़ी रकम तुम्हारे भैया को बिना बताए लेकर जा रही थी। मुझे ये ठीक नहीं लगा। प्लीज़ सुधा, समझने की कोशिश करो। एक बार अगर मुझसे सच्चाई कहती ना तो मैं हॉस्पिटल में फ़ोन कर देती, मेरा एक फ़ोन ही काफ़ी था। तुम्हारे भैया को सब कोई जानते हैं, बस एक फ़ोन करती और तुम्हारे भैया का इलाज तुरंत शुरू हो जाता। देखो ललिता, तुम्हें ना मना नहीं करना चाहिए था। अगर सुधा बहू 25 लाख रुपए मांग ही रही थी तो दे देने चाहिए थे ना। अगर अपनी भाभी को ही देना चाह रही थी तो दे देने था ना, क्यों तुमने मना किया? वैसे भी इस घर में जो कुछ भी है परिवार के हर सदस्य का है। अगर सुधा किसी को देना चाहती है कुछ तो तुम्हें रोकना टोकना नहीं चाहिए था। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही तो सुधा का भी है। तुमने ऐसा क्यों किया ललिता? तुम ही हमेशा कहती थी ना कि ये परिवार सबका है, घर सबका है, हर चीज सबकी है, फिर सुधा बहू को क्यों टोका तुमने? मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। रुपए पैसे मैंने हमेशा संभाल कर ही चलाए हैं, तभी आज इतना सब कुछ हो पाया है। आप बस यही इसी नाते मैंने ऐसा कह दिया। सुधा बहू, अगर तुम्हें गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी के अभी चेक साइन करके तुम्हें दे देती हूँ। नहीं जेठानी जी, अब तो बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। जब होता है तब आप लोग अपना बड़प्पन दिखाते हैं, और जब होता है तब पीठ पीछे मेरे पति के मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, दोगलापन दिखाते हैं आप लोग। अरे इस घर में जितना अधिकार आप लोगों का है उतना ही मेरे पति का और मेरा भी है, फिर भी जेठानी जी मुझ पर हुक्म पे हुक्म चलाती रहती हैं। बस अब बहुत हो गया, ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त से बाहर है। अब मैं आप लोगों के साथ एक साथ इस घर में नहीं रह सकती। या तो आप लोग इस घर से चले जाइए या फिर मैं कहीं चली जाती हूँ। और हाँ, एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए, बिजनेस में मेरे पति का भी हिस्सा है, वो हिस्सा तो मैं लेकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोर्ट कचहरी ही क्यों न जाना पड़े। सुधा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब तुम क्या बातें कर रही हो? अभी अभी ऑफिस से घर आया था, अभी तुम्हें सिर्फ यहाँ 4-6 महीने ही नहीं हुए हैं ठीक से, और तुम बंटवारे की बात कर रही हो, और वो भी किसके साथ? मेरे भैया और भाभी के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सुधा। रुक जाओ शिवम। देखो शिवम, सुधा बहू ठीक कह रही है, इसके दिल में जो है ये वही कह रही है। इसका कहना है कि ये हम लोगों के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती,
पर इस घर का ना बंटवारा नहीं हो सकता सुधा बहू, इसलिए ठीक है तुम इस घर में अपने पति के साथ रह सकती हो। हम लोग अपना यहाँ से चले जाएंगे, अपने बेटे पिंटू के साथ हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सुधा बहू। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? आप दोनों इस घर से कैसे जा सकते हैं? अगर कोई इस घर से जा सकता है ना तो वो मैं और ये है। नहीं देवर जी, आप चिंता मत करिए। आपके भैया ने जो भी फैसला लिया होगा ना, सोच समझ कर लिया होगा, और इनके हर फैसले में ना मैं इनके साथ खड़ी हूँ। इसलिए जो भी ये कहते हैं उसमें मेरी भी हाँ है, और मैं भी वही चाहती हूँ। अगर ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चलें तो हम यहाँ से ज़रूर चले जाएंगे। सुधा बहू इस घर में खुशी से रहे तुम्हारे साथ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ललिता। चलो अपना सामान पैक करो और हम वहीं चलते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। उम्मीद करता हूँ कि तुम पहले की तरह ही मेरा साथ दोगी। हाँ, पिंटू स्कूल से आता ही होगा, एक बार वो स्कूल से आ जाए फिर हम निकलते हैं। तब तक सामान पैक कर लेते हैं। और मुझे ना आपके साथ हर जगह सुकून है, चाहे वो बंजर धरती हो या खुला आसमान। मैं तो खुश हूँ कि आपके साथ रहने को मिलेगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैया भाभी मत जाइए, भैया भाभी। अजीब हो तुम सच में, छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो जैसे भाभी नहीं तुम्हारी माँ चली गई हो। समझ नहीं आता मुझे कभी कभी तुम्हारा। मैं तो सोचती हूँ कि क्या सोचकर मैंने तुमसे प्यार किया और क्या सोचकर तुमसे शादी कर ली। बिल्कुल भी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है तुम्हारे अंदर। वो लोग तुम्हारे साथ, तुम्हारी बीवी के साथ चाहे जैसा बर्ताव करें, और तुम भाभी नाम की माला जपते जपते मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे मुँह से सुनते सुनते ये सब कुछ। हाँ नहीं तो हाँ। तुम जो चाहती थी तुमने करवा लिया ना। मेरी भाभी ने अगर मुझे कसम न दी होती ना तो आज तुम्हारा सामना मैं उस सच्चाई से करवाता ना कि तुम्हारी रूह कांप जाती। अब इतना बड़ा घर मिल गया है ना, सुकून से रहो इसमें, जैसे चाहो वैसे रहो, जो चाहे वो खर्चा करो, कोई नहीं रोके टोकेगा तुम्हें। यही जिंदगी तो चाहिए थी ना तुम्हें। मैं चाहे खुश रहूं या ना रहूं, मेरी खुशियों से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम खुश रहो बस। बेवकूफ गधा कहीं का, मुझे तो कभी कभी यकीन नहीं होता इस गधे से मैंने कैसे प्यार कर लिया। हाँ, चलूँ अब अपनी भाभी के पास, उन्हें भी चलकर खुशखबरी सुनाती हूँ कि अब मैं अपने भैया और भाभी मतलब अपने जेठ और जेठानी से अलग हो गई हूँ। चलकर उन्हें खबर करके आती हूँ। अब उनके साथ ही तो मेरा असली रिश्ता रहेगा। घूमूं फिरूंगी, इंजॉय करूंगी जिंदगी को। मेरी जिंदगी के जो 2 कलेश थे ना वो खत्म हो गए हैं अब। चलो, मैंने भाभी को फोन नहीं किया था, अब चलकर भाभी को सीधे सरप्राइज देती हूँ। इतना बड़ा सरप्राइज दूंगी ना, मेरी भाभी खुशी से झूम जाएंगी, झूम। अरे हाँ माँ, मैंने तो जब से सुना ना कि उस सुधा की शादी इतने बड़े घर में हो गई है ना, मेरा तो तब से जी ही चल रहा था। तब से ही सोच रही थी कि कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाए कि शादी टूट जाए, शादी खत्म हो जाए। हाँ, इसीलिए तो मैं उसके घर गई थी पैसे मांगने। सोचा था कि उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो वो थोड़ा अपना गहने बनवा लूंगी, थोड़े आपके पास भेज दूंगी। अरे इतने बड़े घर में ब्याही है तो कुछ तो फायदा हो। जब तक थी यहाँ पर ना मेरी छाती पर मूंगी दली है उसने। मैं तो उसे कभी खुश नहीं देखना चाहती, इसीलिए तो आते आते उसकी और उसके जेठानी के बीच में ऐसा झगड़ा लगवा कर आई हूँ ना कि दोनों मेरे आने के बाद भी कई सालों तक लड़ती रहेंगी, और हो सकता है कि दोनों के बीच में बंटवारा भी हो जाए। मैं जो चाहती हूँ ना मैं वही कराती हूँ। मैं अपना खुश नहीं हूँ, अपना सुखी नहीं हूँ, तो वो इतने बड़े घर परिवार में सुखी कैसे रह सकती है? महल जैसा घर था उसका माँ, महल जैसा। मैं नहीं चाहती कि वो उस परिवार में रहे, इसीलिए ऐसी आग लगाई है ना कि वापस से देखना इसी झोपड़पट्टी में आकर अपना दिन गुना गुजारा ना, तो कहना कि मेरा नाम भी पुष्पा नहीं। हाँ माँ, मैं तो 1 से 2 निशाने लगाने गई थी, पर उसकी जेठानी समझदार निकली। उसने ना 1 रुपया भी नहीं दिया। मैंने सोचा था चलो 25 लाख ना सही, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 1 लाख ही सही, कुछ तो पैसे मिलेंगे। पर उस औरत ने ना 1 रुपया नहीं दिया। तो आते आते ही ना इसीलिए ऐसी आग लगा कर आई हूँ ना कि बाद में मेरी ननद ना अच्छे से खबर लेगी उसकी। अरे क्या जरूरत थी बीच में आने की? बेवकूफ़ ननद से तो मैं पैसे निकलवा ही लेती। उसके भैया ने उसे कभी माफ़ नहीं किया था, और ना ही मैं करने दूंगी उन्हें ऐसा। मैं तो चाहती हूँ कि इन भाई बहन का कभी मिलन ना हो। हाँ, लेकिन वहाँ पर उसके ससुराल में ऐसी आग लगाई है ना कि वो जरूर अपने ससुराल से निकाल दी जाएगी, और आएगी जब यहाँ पर ना तो यहाँ से मैं उसे 2 लात मार कर निकाल दूंगी। मेरी तो चित भी और पट भी मेरी माँ। हे भगवान, मतलब मेरी जेठानी सही कह रही थी। काश मैंने उनकी बात समझी होती। वो मुझे कितना सही समझा रही थी कि अगर तुम्हारे भैया सच में बीमार है तो वो तुम्हें देखना चाहते, तुमसे दूर ना भागते। गलती मेरी ही थी, मैंने अपनी भाभी पर भरोसा किया और अपनी माँ जैसी जेठानी पर नहीं किया।
वो कितना सही कह रही थी मुझसे। वो मेरे रुपए पैसे धन दौलत मेरा परिवार सब कुछ बचाना चाहती थी, मुझे बचाना चाहती थी, और मैंने उन्हें ही गलत समझा। ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। भाभी से कुछ भी कहने सुनने का ना कोई फायदा नहीं। गलती तो मेरी है। भड़काता तो हर कोई है, हर इंसान को, पर इंसान को अपना भला ना खुद से सोचना चाहिए। भगवान ने सबको बुद्धि विवेक दिया है, तो मैंने कैसे अपना विवेक खो दिया? रुक जाइए, इतना नाराज है कि आप मुझसे बात भी नहीं करते, मुझसे बोलते भी नहीं। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर क्या इतनी बड़ी सजा है उस गलती की? ये घर इतना बड़ा मुझे काटने को दौड़ता है। न तो इस घर के फर्नीचर, अलमारी, खुली बालकनी, कोई कमरा कुछ भी सुकून नहीं देता। सुकून देता था तो सिर्फ आपका साथ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती? और तुम्हारी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। जो तुम चाहती थी तुम्हें सब कुछ तो मिल गया है। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ बताओ, अभी भी कुछ और चाहिए हो ना तो वो भी बोल देना, वो भी तुम्हें दे दूंगा। मेरी जान चाहिए ना तो वो भी ले लो और खुश हो जाओ तुम। ऐसा नहीं है, मुझे सच्चाई का ज्ञान हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने भी अपनी जेठानी जी के साथ ना बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। मैं यूँ इस तरह आपकी नाराज़गी नहीं झेल सकती। बस बहुत हो गया, ये नाराज़गी ख़त्म कर लीजिए। बस मुझे बता दीजिए कि मेरी जेठानी रहती कहाँ है वो लोग। मैं उनसे चलकर माफ़ी मांग लूँगी, उन्हें इस घर में वापस लेकर आऊँगी। बड़ी जल्दी ज्ञान हो गया है तुम्हें, पर अब ज्ञान हुआ ही है ना तो पूरी सच्चाई का ज्ञान कर लो। मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। ये जो रुपए पैसे धन दौलत ये प्रॉपर्टी ये सब कुछ देख रही हो ना, ये सब कुछ हमें हमारे पिताजी की विरासत में नहीं मिला है। ये सब कुछ पुश्तैनी नहीं है। पुश्तैनी वो मकान है जहाँ अभी मेरी भाभी गई हैं। वहाँ से शुरुआत करके मेरे भैया और भाभी ने मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया। उस बिजनेस में उन्होंने जानबूझकर मुझे पार्टनर बनाया, क्योंकि मेरे भैया नहीं चाहते थे कि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं। पढ़ने लिखने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी मेरी कमियों को ढककर मेरे भैया ने मुझे बिजनेस में अपना हिस्सा दिया, पार्टनर बनाया मुझे, जबकि उस बिजनेस में मेरी 1 रुपए की भी लागत नहीं थी। समझी तुम? ये बिजनेस खड़ा करने के लिए मेरी भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। समझी तुम? एक भी गहना अपने पास नहीं रखा सिवाय अपने मंगलसूत्र के। एक टाइम खाना नहीं खाती थी वो। उन्होंने बहुत मेहनत की, भैया ने बहुत मेहनत की, तब जाकर ये बिजनेस खड़ा हुआ। और मुझे कहीं किसी सहारे की ज़रूरत न पड़े ना, इसलिए उन लोगों ने मुझे अपने बेटे की तरह समझा, बेटे की तरह पाला और बेटे की ही तरह इस घर में हिस्सा दिया। पिंटू से कम मुझे भाभी ने कभी प्यार नहीं किया। इसीलिए जब मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो उन्होंने खुशी खुशी मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। एक भी बार नहीं पूछा कि वो लड़की क्या करती है, कैसी है, किस परिवार खानदान की है। ना ही तो शादी में तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं हुए, तुम्हारे भैया भाभी। तो मेरी भाभी ने कुछ उस विषय में कहा। वो बस यही चाहती थी कि तुम सुखी से और खुशी से मेरे साथ रहो। पर तुम्हें तो हक हिस्सा चाहिए था ना। आज तुम्हें पता चला जिस हक हिस्से की तुम बात कर रही थी ना, उस हक हिस्से में हमारा कोई हक हिस्सा है ही नहीं। जो कुछ है ना भैया भाभी का है। समझी तुम? इस घर और बिजनेस का कोई असली वारिस था ना तो वो वारिस था पिंटू। पर पर मेरे भैया और भाभी ने वो सब कुछ मुझे और तुम्हें दे दिया। ये घर तुम्हें चाहिए था तो भैया भाभी ने इस घर को तुम्हारे नाम पर कर दिया, पूरा का पूरा बिजनेस मेरे नाम पर कर दिया। और वो बस यही चाहते थे कि हम दोनों खुश रहें। उन्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि उनका खड़ा हुआ बिजनेस कोई और ले जाए, जबकि इन सब का असली वारिस तो हमारा पिंटू था, पिंटू। पर भैया भाभी ने कभी पिंटू और मुझ में कोई फर्क नहीं किया, इसीलिए खुशी खुशी उन्होंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, मुझे दे दिया। ये सब मुझसे क्या हो गया? इन सब चीज़ों पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं था, मेरे पति का कोई अधिकार ही नहीं था। अगर ये सब कुछ भैया भाभी ने अपनी मेहनत से खड़ा किया तो उसमें मेरा क्या एक हिस्सा था? मेरे पति को तो उन लोगों ने खुद सहारा दिया, क्योंकि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फिर भी भैया ने अपना इन्हें पार्टनर बनाया, जिससे इन्हें सम्मान पूर्वक फैक्ट्री में, कंपनी में जगह मिल सके। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझसे इतनी बड़ा पाप कैसे हो गया? कैसे मैंने अपने भैया भाभी को इस घर से निकाल दिया? उस छोटे से बच्चे पिंटू के बारे में भी नहीं सोचा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही होगा। सुनिए जी, सुनिए, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे भैया भाभी के पास ले चलिए। बेटा, मेहनत से ना सब कुछ होता है। मेहनत से ही हमने यहाँ से ना उतना बड़ा घर बना लिया था। तो तुम भी मेहनत करोगी ना तो एक दिन उससे भी बड़ा घर बना लोगे, है कि नहीं? तुम्हारे चाचा भी तो हमारे लिए हमारे बेटे जैसे ही थे, है कि नहीं? तो हमेशा बस भगवान से यही प्रार्थना करना कि तुम्हारे चाचा चाची हमेशा सुखी रहें,
हाँ, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो वो दोनों जरूर आएंगे तुम्हारी दुल्हन को देखने। तुम्हारे चाचा तुमसे इतना प्यार जो करते थे। और बेटा, सरकारी और प्राइवेट स्कूल में ना कोई फर्क नहीं होता है। पढ़ने वाला बच्चा ना हर जगह पढ़ लेता है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, स्कूल पर नहीं। बाकी सब ना हम दोनों पर छोड़ दो। हम तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकने देंगे बेटा। इतना बड़ा घर मेहनत से बनाया और मेरी एक जिद करने पर उसे अपने देवर और देवरानी के नाम पर करके चली आई यहाँ पर। जेठानी जी, आप अगर मुझे अपना मानती तो ये सच्चाई इन्हें मुझे बताने से रोका क्यों आपने? मुझे पहले ही सच्चाई पता चल गई होती तो ये सब कुछ ना होता। जेठानी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया, बड़े भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे माफ़ कर दो पिंटू बेटा। मैंने तुम लोगों को बेघर किया, जबकि वो घर तुम लोगों का ही था। मेरा उस घर में कोई अधिकार नहीं था। फिर भी तुम लोग मेरी वजह से इतना कष्ट भोगे। मुझे माफ़ कर दीजिए जेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे आज परिवार की कीमत समझ में आ गई है। अरे सुधा, चिंता क्यों करती है? तुम लोग अपना सुखी से रहो। जैसे मेरे लिए पिंटू है ना, वैसे ही मेरे लिए शिवम भी है। पिंटू और शिवम में कोई अंतर नहीं है। फिर वो घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस मेरा शिवम ले या मेरा पिंटू, क्या ही फर्क पड़ता है? अगर मेरी पिंटू में काबिलियत होगी ना तो उतना बड़ा घर, उतना बड़ा बिजनेस ये खुद खड़ा कर लेगा। जब इसके पापा उतनी मेहनत कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो ये क्यों नहीं कर सकता? इसकी बीवी क्यों नहीं कर सकती? है कि नहीं? तुम लोग अपना सुखी से उस घर में रहो। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ सुधा बहू। नहीं भाभी, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया ना तो मैं भी यहीं पर रहना शुरू कर दूंगी। हाँ, मैं इस घर में भी अपना हक हिस्सा ले लूंगी। मेरे ससुर का घर है ना ये, मेरी सास का घर है ना, यही तो बनाया था उन्होंने अपने जीवन में, तो इस घर में मेरा भी हक हिस्सा हुआ। मैं भी यहीं रहना शुरू कर दूंगी। हाँ, नहीं तो चुपचाप से चलकर अपने घर में रहिए आप लोग। तुम भी ना सुधा, बाज नहीं आओगी। तुम्हारा माफ़ी मांगने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। अब हमें उस घर से निकाल दिया तो क्या अब इस घर से भी निकाल दोगी भाई? हमें कहीं दुनिया में ठिकाना दोगी कि नहीं? मैं कुछ नहीं जानती जेठानी जी, इतनी अच्छी जेठानी मिली है मुझे, माँ समान। सास तो हमेशा बहू को नफरत से देखती हैं, पर मेरी जेठानी मुझसे इतना प्यार करती हैं। अपने भी हक हिस्से का सब कुछ मुझे देकर चली आई, तो उन्हें भला मैं अकेला कैसे छोड़ती हूँ? अब आपकी परछाई बनकर ना आपके साथ ही रहूंगी। चाहे आप जहाँ जहाँ जाएंगी ना वहीं जाऊंगी। अगर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है ना तो चुपचाप से अपने घर चलिए। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती। जो घर आपने मेरे नाम पर किया था ना वो मैंने वापस से आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है। हाँ, और जो बिजनेस आपने इनके नाम पर किया था, इन्होंने बड़े भैया और पिंटू के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है। हम सब एक परिवार है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ हमें ज़बरदस्ती नहीं छीननी है आपसे। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जैसे आप कहती हैं ना कि आपके लिए जैसे पिंटू है वैसे ही ये भी है ना, और मेरे लिए भी आज से जैसे मेरा अपना बच्चा होता ना वैसे ही मेरे लिए पिंटू भी है। मैं उसका हक हिस्सा कभी भी छीनने नहीं दूंगी, किसी से भी नहीं। ठीक है, मैं घर चलने को तैयार हूँ और तुम्हारे भैया को भी साथ में ले चलूंगी, पर बदले में मेरी भी एक शर्त है। घर का आधा हिस्सा तुम्हारा और बिजनेस का आधा हिस्सा तुम्हारे पति के नाम पर जरूर करूंगी मैं। अगर तुम दोनों ये लेने के लिए तैयार हो तो फिर मैं भी घर चलने के लिए तैयार हूँ। जेठानी जी, आप भी ना अपना जेठानीपना दिखा ही देती हो आप। अब क्या करूं सुधा बहू, हूँ तो मैं तेरी जेठानी ही ना। हाँ बिना जेठानी जी। तो देखा आपने दोस्तों, परिवार में एकता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार में एकता रहेगी तभी तो बाहर की दुनिया में लोग आपका सम्मान करेंगे। जिस परिवार में एकता होती है ना, बाहरी दुनिया में उसी का सम्मान होता है। इसलिए हमेशा अपने परिवार में एकता बनाकर रखिए। इसी सोच के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलूंगी कल आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोज़ आप तक हर दिन पहुँचते रहें। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।